हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पीएस स्टडी सेंटर। आई होप आप सब अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पे इग्नू के सभी कोर्सेज़ का एग्ज़ाम प्रिपरेशन करवाया जाता है। तो उसी क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सब्जेक्ट कोड BSOE 143, जिसका सब्जेक्ट नेम है पर्यावरण समाजशास्त्र। तो इस विषय का हम यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जिसके एग्ज़ाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। ये सभी क्वेश्चन आंसर कुछ इस प्रकार से रेडी किए गए हैं जो कि आपके सिलेबस के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को कवर करते हैं। और इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन प्रीवियस सेशन में भी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इस बार भी काफ़ी क्वेश्चन इस PDF से बन सकते हैं। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखें। और सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारे सब्सक्राइबर होंगे उनके साथ इस PDF को हम फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करेंगे। तो अगर आपको भी ये PDF फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो उसके लिए तो पहली कंडीशन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और किस प्रकार से ये PDF आपको मिलेगा ये हम बताएंगे आगे आपको इस वीडियो में। तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें, क्योंकि आप पहले तो इसमें आप क्वेश्चन आंसर को अच्छे से समझ लेंगे और दूसरा PDF भी आपको मिल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आंसर है। पहला क्वेश्चन हो सकता है हमारा, मानव और पर्यावरण की अंतःक्रिया की प्रकृति का परीक्षण कीजिए। तो यहाँ आपको बताना है मानव और जो पर्यावरण है उनके बीच आपसी अंतःक्रिया, एक दूसरे को ये कैसे प्रभावित करते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ बताना है। तो देखिए, मानव और पर्यावरण के अंतःक्रिया की बात करें तो ये कोई नया चीज़ नहीं है। जब से मानव सभ्यता की नींव पड़ी है तब से ही इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन हो रहा है। ये एक दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं और एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। जहाँ एक और हम देखें, अगर हम मानव विकास की बात करें तो मानव विकास के लिए जो है पर्यावरण अति आवश्यक है। चाहे हम मानव के शारीरिक विकास की बात करें, मानसिक विकास की बात करें या सामाजिक विकास की, अगर उसके आसपास का पर्यावरण सही नहीं होगा तो ये सभी विकास बाधित होंगे। ठीक इसी प्रकार से यदि एक मानव का व्यवहार पर्यावरण के प्रति सही नहीं होगा तो पर्यावरण की जो है नाश हो जाएगा और इसमें पर्यावरण की हमें क्षति देखने को मिलेगी। तो इसी प्रकार से इसको अब हम पॉइंट बाय पॉइंट डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग आ जाता है हमारा, मानव का पर्यावरण पर प्रभाव। तो मानव का पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में बताना है। तो मानव देखिए अपनी आवश्यकता के लिए क्या करता है, पर्यावरण पे और उसके संसाधनों पे निर्भर रहता है। लेकिन उसकी निर्भरता ने उसे इतना लालची और लोभी बना दिया है कि उसका वो अत्यधिक उपभोग कर रहा है। और इस अत्यधिक उपयोग के कारण हो क्या रहा है कि वो पर्यावरण के संसाधनों का शोषण कर रहा है। चाहे हम बात करें कृषि के लिए, उद्योग के लिए या शहरीकरण के लिए या फिर किसी और कार्य के लिए, तो इन सब के कारण वो जो है पर्यावरण का शोषण कर रहा है। जिसका परिणाम क्या निकल रहा है कि हमें देखने को मिले कि वनस्पति की कमी हो रही है, मृदा प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हम देख रहे हैं। इसके अलावा देखें तो अंधाधुंध जो पेड़ों की कटाई हो रही है उसने हमारी जैव विविधता को भी संकट में डाल दिया है। कार्बन उत्सर्जन इतना अधिक बढ़ गया है कि इससे तापमान में वृद्धि होती जा रही है और पृथ्वी का जो पर्यावरण स्वास्थ्य है वो काफी खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है। तो ये था मानव का पर्यावरण पे प्रभाव, मानव ने पर्यावरण को कैसे प्रभावित किया। अब इसका अपोजिट बात करें कि पर्यावरण मानव को कैसे प्रभावित करता है। तो जब देखिए इतना कुछ मानव कर रहा है तो इसका कुछ ना कुछ परिणाम जरूर निकल के आएगा। तो परिणाम स्वरूप हम क्या देखते हैं कि प्रदूषण फैलते जा रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती जा रही है। कहीं पे बाढ़ देखने को मिल रहा है, कहीं सूखा हो रहा है, कहीं चक्रवात आ रहा है, कहीं सुनामी आ रही है। तो इन सब कारणों से हो क्या रहा है कि देखिए, एक तो मानव ने क्या किया, जंगलों की अत्यधिक कटाई कर दी, जिसकी वजह से क्या होगा, अब फूड क्राइसिस शुरू हो जाएगा। यानी कि खाने की जो उत्पादक वस्तुएं हैं उनकी कमी हो जाएगी, फल फ्रूट्स कम होंगे, फसल का उत्पादन कम होगा, क्योंकि उसने मृदा को, जो मिट्टी है उसको इतना पॉल्यूट कर दिया है कि उसकी जो उत्पादक क्षमता है वो कम हो गई है। सांस लेने में आपको तकलीफ होगी। तो इससे क्या होगा कि कृषि में कमी आएगी, खाद्य संकट उत्पन्न होगा, गरीबी की समस्या होगी और पलायन होगा। एक जगह पे अगर कृषि नहीं हो पा रही तो आप दूसरी जगह उसको छोड़ के जाएंगे और गंभीर खतरनाक बीमारियां, अस्थमा और ना जाने कितने लंग कैंसर से संबंधित जो है बीमारियां आपको देखने को मिलेगा। तो ये इसका परिणाम था। फिर अगर हम बात करें मानव और पर्यावरण के संतुलन की, तो इसके बीच में देखिए हमें संतुलन बनाना और आवश्यक हो गया है। आज के समय में संतुलन बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और ज्यादा वृक्षारोपण कर सकते हैं, जल संरक्षण कर सकते हैं, अपशिष्ट प्रबंधन कर सकते हैं, यानी जो कूड़ा कचरा है उसको रीयूज किया जाए, प्रदूषण नियंत्रण किया जाए और स्थायी विकास
विकास की नीति अपनाई जाए, विकास इस प्रकार किया जाए ताकि हमारी आज की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ संसाधन बचे रहे। और इसका समाज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है इस चीज़ में। समाज में हमें जागरूकता फैलानी आवश्यक है प्रदूषण के प्रति, पर्यावरण के प्रति, ताकि जो है इसमें शिक्षा का योगदान हो और सामूहिक प्रयास के द्वारा जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं उसका समाधान किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, पारिस्थितिकी जटिल शब्द से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। तो पारिस्थितिकी जटिल शब्द जो है, देखिए उसका तात्पर्य होता है उस प्राकृतिक प्रणाली से है जो विविध तत्वों और प्रक्रियाओं के आपसी संबंधों और इंटरकनेक्शन से बनती है। यानी जो हमारी प्रकृति है, ठीक है, और उसके जो विविध तत्व हैं, तो इन विविध तत्व और प्रकृति के बीच जो संबंध बनता है, इंटरकनेक्शन बनता है, उसको हम पारिस्थितिकी जटिल कहते हैं या पारिस्थितिकी जटिलता कहते हैं। इसमें देखिए काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी। इसमें देखेंगे पारिस्थितिकी जटिलता में तो एक और तो हमें जीव, पौधे और सूक्ष्म जीव देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इसके हम तत्वों का बात करें तो तत्वों में जल, वायु, मृदा और ऊर्जा। तो इन जब तत्व के बीच में और इन जटिलताओं के बीच में जब अंतःक्रिया होती है, आपसी संबंध होता है इनके बीच में, तो इसे हम पारिस्थितिकी जटिलता के नाम से जानते हैं। और यह पारिस्थितिकी जटिलता जो है हमारे पारिस्थितिकी तंत्र से बहुत अधिक संबंधित है। तो इस क्वेश्चन में सिंपली आपको पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित आंसर ही लिखना है, जिसको आप यहाँ कुछ इस प्रकार से पॉइंट बाय पॉइंट डिस्क्राइब कर सकते हैं। जिसमें आप पहला पॉइंट दे सकते हैं, पारिस्थितिकी जटिलता की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसमें आ जाएगा आपका जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंध। तो एक जीव और पर्यावरण के बीच में क्या संबंध होता है, तो देखिए जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे पादप हो, पशु हो, कोई भी सूक्ष्म जीव हो, तो पर्यावरण के साथ उसका बहुत जटिल रिश्ता होता है। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं जितने भी पौधे हैं वो सभी प्रकाश की रोशनी से जो है, सूर्य की रोशनी से जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं और उसके बाद जल और पोषण तत्व प्राप्त करने के बाद अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन ये क्रिया यहीं नहीं रुकती बल्कि आगे चलती रहती है। एक पौधे ने अगर प्रकाश संश्लेषण से अपना फूड बनाया, अपने आप को डेवलप किया, तो ये कैसे अन्य के लिए भी यूजफुल होगा। हो सकता है वो पौधा किसी ना किसी कीड़े मकोड़े या जंतु के लिए भोजन का साधन बने। बहुत सारे, अच्छा अब इसको समझ सकते हैं जैसे फूड चेन के माध्यम से, जैसे एक पौधा विकसित हुआ तो अब उस पौधे को क्या है, एक गाय या बकरी खा सकती है, ठीक है, या अगर एक पेड़ बहुत बड़ा है तो अन्य जीव जंतुओं के लिए वो आवास का भी स्रोत बन सकता है वहां रहने के लिए। तो इसमें देखते हैं कि पर्यावरण में पारिस्थितिकी तंत्र जो है कैसे एक दूसरे से संबंधित होते हैं। फिर इसी में आपका नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है उत्पत्ति और पुनर्नवीकरण की प्रक्रिया। तो ये भी पहले वाले से ही रिलेटेड है, यानी कि इसमें हम पारिस्थितिकी तंत्र में देखते हैं कि ऊर्जा का प्रवाह होता है, पोषक तत्वों का पुनर्वीकरण होता है और ये प्रक्रिया सतत चलती रहती है, यानी रुकती नहीं है, कंटिन्यू आगे चलती रहती है। पौधा फिर जो है प्रकाश संश्लेषण से अपने आप को डेवलप करेगा, गाय बकरियां उसको फिर खा जाएंगी, फिर पौधा वापस अपने आप को कहीं ना कहीं डेवलप कर रहा होगा, फिर उसे जीव जंतु खा जाएंगे। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका प्रकृति और मानव जनित प्रभाव। तो इस पे देखिए क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र पे ना मानवों का बहुत अधिक प्रभाव है। आज के समय में मानवीय हस्तक्षेप इतना बढ़ गया है कि हम लगातार प्रदूषण फैलाते जा रहे हैं, जलवायु परिवर्तन एक महत्वपूर्ण समस्या बन गई है और पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन पैदा हो गया है। तो आज के समय में यह अति आवश्यक हो गया है कि पारिस्थितिकी का पुनर्संतुलन बनाया जाए। उसके लिए जो है हमें मानवों को भी प्रयास करना जरूरी है और इसके लिए समय समय पर प्रकृति खुद भी प्रयास करती रहती है। आपने अक्सर देखा होगा कि एक जो बंजर या भूमि ऐसी जगह होती है जहां कुछ समय बाद वापस से फिर से पेड़ पौधे उगने शुरू हो जाते हैं। तो प्रकृति अपने आप को यहां पे रीजनरेट करती है, पुनर्संतुलन बनाने की कोशिश करती है। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका उस उप विषय के रूप में सामाजिक परिस्थिति के विकास का पता लगाइए। और जैसा कि आपको मैंने बताया था ये पीडीएफ आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे दे दिया गया है, जिसका लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रहे हैं। और पीडीएफ ओपन होगा आपका एक पासवर्ड से, जो कि पासवर्ड भी यहाँ आपको स्क्रीन पे दे दिया गया है। तो पीडीएफ पे जाकर इस पासवर्ड को फिल करके आप अपना पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम इसी तरह की और भी यूजफुल वीडियोस आपके लिए लाते रहें। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, उप विषय के रूप में सामाजिक परिस्थिति के विकास का पता लगाइए। तो सामाजिक परिस्थिति का जो देखिए विकास है ये कैसे जो है कैसे कई कारकों पे निर्भर करता है। जो सामाजिक परिस्थिति का विकास है वो देखते हैं कि उसमें आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक इन सारे ही तत्वों का प्रभाव पड़ता है और इसी के साथ साथ जो है सामाजिक परिस्थिति का निर्माण होता है। जो सामाजिक परिस्थिति का निर्माण होता है ये देखिए कई चरणों में देखने को मिलता है। एकाएक सामाजिक परिस्थिति का निर्माण नहीं हुआ बल्कि इसके कई प्रत्येक चरण थे। प्रारंभिक अगर हम समाज की बात करें तो प्रारंभ में समाज किस प्रकार का होता था। अगर हम बात करें आदिम समुदाय के, ठीक है, आदिम समुदाय की बात करें या प्राचीन समाज की बात करें तो उस समय क्या होता था, सामाजिक प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया थी। यहाँ पे हम छोटे छोटे जनजाति समूह और कबीलों के रूप में रहते थे और इसी को हम जो है कबीली पहचान को सामाजिक परिस्थिति का नाम देते थे, इसी को समाज का नाम देते थे। और उस समय की बात करें तो श्रम का कोई विभाजन नहीं हुआ था, छोटी छोटी बस्तियां थी एक आध जगह पे और यही समाज उस समय का हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे मानव ने कृषि क्रांति की तो कृषि क्रांति के बाद हुआ क्या कि मानव अब एक जगह पे एकत्रित होकर बस्तियां बनाकर रहना शुरू हो गया, जिसने कि एक बृहद यानी बड़े सामाजिक परिस्थिति का निर्माण किया। खासतौर से ये चीज हमें देखने को मिलेगा जब मौर्य, गुप्त और रोम साम्राज्य जैसी संरचनाओं की स्थापना हुई। और तो उस समय देखते हैं कि समाज में अलग अलग वर्ग आए, जैसे कि राजा, पुजारी, व्यापारी और शिल्पकार। तो ये नए वर्ग अस्तित्व में आए थे। फिर अगर हम बात करें मध्यकालीन समाज के विकास के बारे में तो मध्यकालीन समाज के विकास में देखें तो खासतौर से भारत और यूरोप में देखते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं उस समय सामने आई और उसके स्वरूप में जटिलता देखने को मिली, क्योंकि ये मध्यकालीन समय ऐसा था जिसमें धर्म का बहुत अधिक प्रभाव होता था। भारत में देखें तो जातिवादी व्यवस्था थी जिसने कि समाज को कई वर्गों में विभाजित किया। उस समय हम देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था थी और इस वर्ण व्यवस्था ने समाज को जो है 4 वर्गों में बांटा था, ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय और वैश्य के रूप में। ठीक इसी प्रकार से अगर हम यूरोप में देखें तो वहां पे फ्यूडलिज्म था, जो कि राजा, धर्मगुरु और शाही परिवारों के साथ किसान और मजदूर जैसे वहां पे सामाजिक तत्व हुआ करते थे। इसके बाद आगे देखते हैं कि शिक्षा के और पेशा और अवसरों को इस सभी चीज ने, जो लोग थे उन लोगों ने इसको प्रभावित किया। अब अगर हम बात करें आधुनिक समाज और प्रौद्योगिकी की तो आधुनिक समाज की बात करें तो जब से आधुनिकीकरण आया तो इस आधुनिकीकरण ने क्या किया, शहरीकरण को बढ़ावा दिया, जिससे क्या हुआ, कई सामाजिक सुधार हुए। समाज में जो है देखिए 18वीं और 19वीं शताब्दी में औद्योगिकरण के बाद एक श्रम और उत्पादक क्रांति हुई, जिसमें कि बड़ी संख्या में मजदूरों को आकर्षित किया और शहरी समाज का निर्माण हुआ। शहर का एक निर्माण हुआ जहां पे ये उद्योग धंधे थे, उसके आसपास लोग रहने लग गए। लेकिन इसने एक समस्या को भी उत्पन्न किया और वो समस्या था श्रमिक और पूंजीपति के बीच असमानता की। फिर आता है आपका आधुनिक समाज में सामाजिक परिस्थितियां। तो आधुनिक समाज में देखें तो इसने जो है महिलाओं को भी काफी अधिक बल प्रदान किया। पहले जो प्रारंभ में महिलाओं को केवल घरेलू कार्य तक रखा जाता था, तो उसमें पहला तो जो है औद्योगिक क्रांति और दूसरा आधुनिक समाज में जो सूचना की प्रौद्योगिकी आई, संचार टेक्नोलॉजी, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई, तो इसने लोगों को अपने अधिकारों के प्रति काफी जागरूक किया। खास तौर से महिलाओं को, और महिला सशक्तिकरण हुआ, जातिवाद और लिंग भेद के खिलाफ संघर्ष हुआ, असमानता को समाप्त करने का प्रयास किया गया। लेकिन ये सभी कदम अभी तक पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाए हैं, तो इसमें हमें कुछ और प्रयासों की भी आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 4 हो सकता है आपका, सामाजिक निर्माण की भौतिक इच्छाओं की व्याख्या कीजिए। तो सामाजिक निर्माण की भौतिक इच्छाओं से यहाँ पे देखिए साफ सीधा मतलब है, इसको शॉर्ट में आपको बता दूंगा, आप समझ जाएंगे। यहाँ भौतिक वस्तुओं की बात हो रही है। भौतिक वस्तुएं वो सभी वस्तुएं जिसे मानव आज के समय में अपने लिए इंपॉर्टेंट मानता है, वो उसे अपने सुख के लिए, सुविधा के लिए प्राप्त करना चाहता है, उसको अर्जित करना चाहता है। और जो भी भौतिक वस्तुएं आज हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसका हम केवल हमारे ऊपर ही डिपेंडेंस नहीं है। जो भी चीज आज हम चाह रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसका कारण सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक ढांचा भी है, जिसकी वजह से हमें जो है कपड़ों की, महंगे कपड़ों की, अच्छे घर, वाहन और अन्य जो उपभोक्ता वस्तु है उसकी हम डिमांड करते हैं या उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो सामाजिक निर्माण के अर्थ के रूप में देखते हैं कि समाज निर्माण का जो सिद्धांत है वो कहता है कि समाज की वास्तविक जो मान्यताएं और मूल्य हैं वो किसी निश्चित उद्देश्य या प्राकृतिक अवस्था से नहीं होती। ठीक है, समाज का जो निर्माण है
है वो निश्चित उद्देश्य और प्राकृतिक अवस्था से नहीं हुई, बल्कि समाज के व्यक्ति और समूहों द्वारा ही हुई है। जो भी विश्वास थे लोगों के, जो अपेक्षाएं थी, जो धर्म था, ठीक है, लिंग था, तो उसी के आधार पे इन भौतिक इच्छाओं का समाज में निर्माण होता है। इसको हम आगे कैटेगराइज कर सकते हैं, भौतिक इच्छाओं का समाज में निर्माण। तो भौतिक इच्छाएं हमें चाहिए, इच्छाएं होती क्यों है ये देखिए, इसे आप एक लग्जरी सामान के रूप में समझ सकते होंगे। आज आपने देखा होगा कि भौतिक इच्छाएं कितनी अधिक बढ़ गई होगी। आईफोन यूज करना एक जो है, इसे एक स्टेटस सिंबल माना जाता है। आज के समय में अगर किसी के पास आईफोन है या महंगी कार है, महंगी वॉच है, ब्रांडेड कपड़े पहनता है, तो हम उसको समाज में उसी तरीके से उच्च दर्जा देते हैं और उसका ऊंचा स्थान होता है। उसे हम जो है देखते हैं कि वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम निम्न वर्ग को देखें तो उसकी जो बुनियादी आवश्यकता होती है वो केवल उसी को प्राप्त करने में संघर्ष कर सकता है। तो उसका शिक्षा, स्वास्थ्य और अच्छे भोजन की उपलब्धता, यही प्राप्त करना उसका जीवन का उद्देश्य होता है। लेकिन जो एक उच्च वर्ग का व्यक्ति है वह महंगे कार चाहेगा और अच्छे घर चाहेगा, लग्जरी सामान चाहेगा, ठीक है। और भौतिक इच्छाओं की सामाजिक स्थिति होती है। देखिए, कोई भी भौतिक इच्छा जो होती है वो अपने आप किसी व्यक्ति में उत्पन्न नहीं होती, बल्कि समाज एक बहुत बड़े कारक के रूप में उसके लिए उत्तरदायी है। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को देखते हैं अच्छा पहने, अच्छा खाते या अच्छी चीजों का उपभोग करते, तो कहीं ना कहीं ये हमारे मन में भी उसको प्राप्त करने की लालसा को उत्पन्न करता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि आज के दौर में मीडिया का प्रचार प्रसार इतना बढ़ गया है और आधुनिक संसाधनों का इतना प्रचार किया जाता है कि सभी व्यक्ति उससे प्रभावित होकर उसको प्राप्त करने की होड़ में लग जाते हैं। तो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है आपका पारिस्थितिकी आधुनिकीकरण पर जोसेफ ह्यूबर के दृष्टिकोण पर एक टिप्पणी लिखिए। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछा जा सकता है। तो अगर हम बात करें जोसेफ ह्यूबर की, तो ये एक सामाजिक वैज्ञानिक थे और पारिस्थितिकीविद थे, ठीक है। तो इन्होंने जो इनकी थ्योरी थी वो ये थ्योरी बताते हैं कि किस प्रकार से आज पारिस्थितिकी का जो असंतुलन हुआ है इसे हम सामान्य तौर पर औद्योगिकरण के साथ जोड़कर देख लेते हैं। और आज के समय में कहते हैं कि इस औद्योगिक विकास ने ही पारिस्थितिकी असंतुलन को बिगाड़ा है। लेकिन जोसेफ ह्यूबर ने इसके प्रति एक नया दृष्टिकोण और एक नया मोड़ प्रदान किया। उनका कहना था कि आज जो औद्योगिकरण की वजह से पर्यावरण का हास्य हो रहा है, इसे हमें केवल नेगेटिव वे में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में हमें देखना चाहिए। अवसर के रूप में कहते हैं कि इसका केवल नकारात्मक दृष्टिकोण ही नहीं है, बल्कि अवसर के रूप में देखते हुए हमें नए तकनीक, नई प्रौद्योगिकी और नई बदलावों के साथ साथ समाज में सुधार करना चाहिए, जिससे कि पर्यावरण समस्याओं का हल किया जा सके। तो जो जोसेफ ह्यूबर थे, उन्होंने प्रकृति और उद्योग को साथ में जोड़कर देखने का प्रयास किया और दोनों को इन्होंने पैरेलल चलाने की कोशिश की। उसी में आप इसको पॉइंट वाइज कैटेगराइज कर सकते हैं कि आधुनिकता और पर्यावरणीय सुधार। तो जोसेफ जो थे वो पर्यावरण में सुधार के लिए कहते थे कि इसमें हमें आधुनिक टेक्निक्स का यूज़ करना है ताकि हम पर्यावरण के दोहन को बचा सके। जो नवाचार है, नई टेक्नोलॉजीज है, उसको इस्तेमाल करें। ऊर्जा दक्षता और साफ सुथरे उत्पादन प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। यानी किसी वस्तु का उत्पादन हो रहा है तो उसको ऐसी प्रक्रिया से उत्पादन किया जाए जिससे पर्यावरण का विनाश कम से कम हो। फिर वो बात करते हैं प्रौद्योगिकी नवाचार की, यानी कि नए टेक्नोलॉजी के द्वारा उत्पादन किया जाना चाहिए। जोसेफ जो थे वो औद्योगिकरण को बुरा नहीं कहते और ना ही उसे पूर्ण रूप से रोकने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि दोनों को साथ में चलाना चाहिए, लेकिन हमें थोड़ी टेक्निकल चीज़ों में सुधार लाना चाहिए। और इसके अलावा जो है समाज को भी आर्थिक संरचनाओं में शामिल करना चाहिए, समाज को जागरूक करना चाहिए ताकि वो नए तकनीकों का इस्तेमाल करें और आर्थिक संरचनाओं में बदलाव हो और आवश्यकता के अनुसार जो है उपभोग किया जाए। जो उपभोक्तावादी आज की प्रकृति है उसको थोड़ा कम किया जाए, नियंत्रित किया जाए, ताकि जो है एक हरित और सतत संसाधनों का निर्माण हो, पुनर्चक्रण पे ध्यान दिया जाए और पर्यावरण को संतुलित किया जाए। इसकी आलोचना भी की जा सकती है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। तो आलोचना में आप लिख सकते हैं कि जो जोसेफ ह्यूबर का दृष्टिकोण था वो केवल और केवल उद्योगों को बचाने के लिए था और केवल हम नए टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके ही पर्यावरण को नहीं सुधार सकते। इसके लिए हमें और अधिक सार्थक प्रयासों की आवश्यकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6, लैंगिक और पर्यावरण के बीच
संबंध की व्याख्या कीजिए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें आप इजीली लिख सकते हैं कि जो समाज है उसमें पर्यावरण और लैंगिकता का बहुत इंपॉर्टेंट संबंध है। पर्यावरण जो है समाज के अलग अलग लैंगिक, चाहे हम स्त्री की बात करें पुरुष की बात करें, तो अलग अलग तरीके से उनको प्रभावित करता है। सामान्य तौर पे देखते हैं कि महिलाओं का कार्य हम घरेलू कार्य तक उनको सीमित रखते हैं और पुरुषों का कार्य घर के बाहर जाकर काम करना होता है। तो ये देखिए लैंगिक असमानता को दृष्टिकोण को दर्शाता है। अगर हम पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे ज़्यादा जो पर्यावरण संकट का प्रभाव पड़ता है वो महिलाओं के ऊपर ही पड़ता है, क्योंकि महिलाओं को ही अक्सर जो है घर की आवश्यकताओं के लिए जो प्राकृतिक संसाधन है उसको जुटाना पड़ता है। चाहे हम जल की बात करें, ठीक है, या फिर जलाने के लिए लकड़ियों की बात करें, ईंधन की बात करें, तो इन सारे चीज़ों का प्रबंध जो है महिलाएं ही करती है। और यदि पर्यावरण का ह्रास होता है तो इससे सबसे ज़्यादा नुकसान भी इन्हीं महिलाओं को होता है, क्योंकि मान लीजिए किसी क्षेत्र में अगर अत्यधिक सूखा पड़ गया, पानी की कमी है, तो उसके लिए महिलाओं को अधिक श्रम और समय खर्च करना पड़ेगा। उन्हें कहीं दूर से जाकर पानी लाने की आवश्यकता होगी। ठीक इसी प्रकार से अगर जलाने के लिए लकड़ियां नहीं होंगी या जो है आसपास खाने के लिए जो है फसलें नहीं होंगी, तो भी इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित जो होती हैं महिलाएं ही होती है। आमतौर पे ये भी देखा गया है कि महिलाओं के पास कुछ ऐसे टेक्निक्स होते हैं जो कि पर्यावरण संरक्षण में काफ़ी इंपॉर्टेंस हो सकते हैं, क्योंकि वो पर्यावरण के साथ गहन रूप से जुड़े होते हैं। उत्पादन के जो भी सोर्सेस हैं जिसमें हम जो फूड उगाते हैं, फल सब्जी, तो उनके पास ऐसे पारंपरिक ज्ञान होते हैं महिलाओं के पास, जिनका प्रयोग करके मृदा प्रदूषण को फैलाए बिना ही उन खाद्य उत्पादों को प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, भारत में वनों पर उपनिवेशिक दृष्टिकोण पर टिप्पणी लिखिए। भारत में जो वन थे उस पे उपनिवेशिक दृष्टिकोण क्या था उसके बारे में बताना है। तो अगर हम बात करें भारत में वनों के ऊपर उपनिवेशिक दृष्टिकोण की, तो देखिए यहाँ पे कितने भी पक्ष क्यों ना दिए जाए, लेकिन साफ तौर पे इसका केवल उद्देश्य यही था कि ब्रिटिश सरकार को किस प्रकार से लाभ पहुँचाया जा सके। उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी इंडिया में, उसने ऐसी नीतियों का निर्माण किया कि जिससे वो अत्यधिक संसाधनों का दोहन कर सके। खास तौर से बड़े बड़े वृक्षों की कटाई शुरू हो गई थी, जो कि उसके औद्योगिक आधार प्रदान करती थी। रेलवे के डेवलपमेंट के लिए ब्रिटिशर्स ने अंधाधुंध पेड़ों की कटाई थी। उसके अलावा बड़े बड़े जहाजों के निर्माण के लिए वनों का अत्यधिक शोषण किया गया। बाद में इन्होंने जो वनों के संरक्षण के लिए कुछ नीति अपनाई, उस नीति का भी कोई खासा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उस नीति का आधार केवल इतना था कि किस प्रकार से भारतीयों को जो है वन क्षेत्र में जाने से रोका जाए और वन का पूरा जो स्रोत है उनके नियंत्रण में आ जाए और वही उसका दोहन कर सके। तो 19वीं शताब्दी के अंत में देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने जो वन थे उसको राजकीय संपत्ति घोषित कर दिया, जिसके बाद जो भारतीय लोग थे उनको जंगलों में जाना, शिकार करना और संसाधनों के संग्रहण करने से वंचित कर दिया गया, जिससे जो आम लोग थे, आम समुदाय थे, ग्रामीण लोग, तो उनका संकट, इससे काफ़ी संकट भरा उनका जीवन हो गया। आजीविका के लिए भी उनके लिए दिक्कत हुआ और संसाधन जुटाने भी उनके लिए दिक्कत हो गया। बाद में आगे देखते हैं कि जो ब्रिटिशियर्स थे 1865 में उन्होंने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लागू किया था। इस फॉरेस्ट एक्ट में उन्होंने जंगलों को दो श्रेणी में बांटा, एक था उनका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और दूसरा था रिजर्व फॉरेस्ट। तो इस नीति का भी केवल उद्देश्य यही था कि किस प्रकार से भारतीयों का वनों में प्रवेश रोका जाए और वो अपनी इच्छा अनुसार मनमाने तरीके से इन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सके और वनों की अंधाधुंध कटाई कर सके। तो आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा। नेक्स्ट आप किस सब्जेक्ट पे चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।